हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4। और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उस एनसीईआरटी में ये होगा चैप्टर नंबर 5, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है मेरे पास 2023 वाली है, तो उसमें ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 5 है, क्योंकि जो पुराना जो चैप्टर था ना, लोकतंत्र कुछ करके था, वो चैप्टर न्यू वाली बुक में से काट दिया गया है। तो आपकी बुक, आपके पास न्यू बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 4 होगा, अगर पुरानी है तो उसमें चैप्टर नंबर 5 होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी बुक में कौन सा चैप्टर दे रखा है। ठीक है, न्यू और ओल्ड दोनों बुकों में जो चैप्टर का नाम है वो है पंचायती राज। ठीक है, कि पंचायती राज क्या है उसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, इस 4 चैप्टर से पहले मैंने 3 चैप्टर पहले कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है, और इन सब की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप आसानी से इन सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये है पंचायती राज। तो पंचायती राज का जो होता है उसमें 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? उसमें 3 स्तर होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला वाला स्तर है, ठीक है, उस वो जो पहला वाला स्तर है उसमें आता है ग्राम स्तर। ठीक है, गांव का स्तर। ठीक है, सबसे नीचे लेवल का होता है वो क्या होता है? ग्राम स्तर। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? जो सरकार के 3 स्तर बताए थे मैंने, कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर देखती है काम, उसके बाद राज्य सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है, जो दिल्ली से चलती है केंद्र सरकार। ठीक है, दिल्ली में ही है राष्ट्रपति भवन, और दिल्ली में ही आपकी संसद है, तो संसद से चलती है सरकार। तो कहां से चल रही है? दिल्ली से चल रही है। अब दिल्ली में जो प्रशासन चल रहा है उन्होंने किसमें बांट दिया? सभी राज्यों में काम बांट दिया। कितने राज्य हैं आपके? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इनमें काम बांट दिया है। अब वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमसे इतना काम नहीं होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबके लिए अलग अलग काम बांट दिया कि भाई हर शहर का और हर गांव का एक अलग अलग मुखिया होगा, और वो अपने स्तर पर वहां पर काम देखेगा। ठीक है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं, स्थानीय सरकार में कौन कौन से थे? एक तो ग्राम स्तर था और एक शहर स्तर था। ठीक है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये सारी चीज डिटेल में बताई थी ना। आज देखेंगे हम ग्राम के स्तर पर। तो जो भी बच्चे या मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप को सोचें कि आप गांव में रहते हो। ठीक है, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, लेकिन जो लोग बच्चे शहर में भी रहते हैं वो भी अपने आप को कैसे सोचे कि हम गांव में हैं। ठीक है, अब आप अपनी माइंड को बिल्कुल पूरी तरह से गांव में ले जाओ। तो गांव में मान लीजिए आप ऐसे गांव में रह रहे हैं जिस गांव में 1000 व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति हैं। ठीक है, आप कैसे गांव में रह रहे हैं? जिस गांव में 1000 व्यक्ति हैं, है ना। अब उन 1000 व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो 18 वर्ष के होंगे। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो 18 वर्ष के होंगे। जो 18 वर्ष के होंगे, हमारे भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जो जो व्यक्ति 18 वर्ष का है या उससे अधिक का है, वो उसका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची। ठीक है, तो जो 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं वो वोट डालने के लायक हो जाते हैं। अब आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब आपके गांव में चुनाव होते हैं तो उससे पहले क्या होते हैं? वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। जिन जिन कार्ड को दिखा के आप वोट डालने जाते हैं वो कार्ड बनते हैं। कब बनते हैं? ज्यादातर वो चुनाव से पहले ही बनते हैं, क्योंकि जब चुनाव से पहले वो सबके बन जाएंगे तो उसी आधार पर वोट डलेगी। तो जो 18 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, है ना। तो उनका मतदाता सूची में नाम आता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं वोटर लिस्ट। ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है। ये बात तो शहर के और गांव के सभी बच्चे जानते हैं कि 18 साल से ऊपर के जो बच्चे युवा होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने बताया, एक गांव में कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं, और इन 1000 लोगों में से लगभग लगभग आप मान लीजिए कि 600 लोग ऐसे हैं जो नहीं, 800 लोग ऐसे हैं जो आपके वोट डालने लायक हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग हैं। ठीक है, अब देखिए जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो किसके सदस्य हो जाएंगे? वो ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में ना? ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? जो वयस्क यानी कि जो बड़े लोग 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। वोटर लिस्ट में नाम है या वोटर
वो सॉरी मतदाता सूची में नाम है, उनको हम वो किसके सदस्य बन जाएंगे, वो ग्राम सभा के सदस्य बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप 18 साल के हो गए हो लेकिन आपने ना तो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया है ना मतदाता सूची में नाम चढ़वाया है, तो आप बिल्कुल भी इसके सदस्य नहीं माने जाओगे ग्राम सभा के। तो आप जब 18 साल के हो जाएंगे तो आपको इस लिस्ट में नाम चढ़वाना होगा। और सभी को बहुत उत्साह रहती है। जब मैं भी 18 साल की हो गई थी तो मेरे को भी बड़ा क्रेज था कि मेरा भी वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाओ, मुझे भी वोट डालने जाना है। तो उस साल मतलब नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ पर चुनाव हुए थे हमारे गांव में, तो मैं वहां पर जब वोट डालने गई थी मुझे बहुत एक्साइटेडमेंट थी कि चलो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि आज मैं वोट डालने जा रही हूँ। तो सभी बच्चों को एक्साइटमेंट होती है जो भी पहली बार वोट डालते हैं, ठीक है। और वोट हमेशा आपको डालना चाहिए क्योंकि बहुत सारे देशों में ये अधिकार नहीं है लोगों को कि सब वोट डाल सके, ठीक है। और ये अधिकार आपको मिला है तो आपका ये सौभाग्य है कि आप चुन पा रहे हैं कि आपका नेता कौन होगा, कौन आपके लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो आपको वोट डालनी चाहिए। तो आपको समझ आया कि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं। कौन होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्राम पंचायत पर। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत का जो चुनाव ग्राम पंचायत के जो मुखिया होता है और जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 21 वर्ष से ऊपर के, ठीक है। कितने उनकी उम्र कितनी होती है, उनकी उम्र होती है 21 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष की उम्र होती है, ठीक है। 21 वर्ष से ऊपर वाले ही होंगे, नीचे वाले नहीं होंगे। तो आपको चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए चुनाव होंगे ग्राम पंचायत के लिए। तो ग्राम पंचायत के चुनाव में क्या होता है, अब देखिए जैसे ये 1000 लोग बताए थे मैंने गांव के, ठीक है। अब 1000 लोगों को क्या किया है इन्होंने ग्राम पंचायत वालों ने कि भाई 1000 लोगों का काम एक व्यक्ति नहीं देख पाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको बांट लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 100 व्यक्तियों में बांट लिया, ठीक है। मान लीजिए ये सभी मैं अपने उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो हर गांव की जनसंख्या अलग अलग है और हर जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। तो इस गांव के लोगों को हमने किसमें बांट लिया, 1000 गांव को के लोगों को हमने किसमें बांट लिया, हमने इनको 5 जगह बांट लिया, ठीक है। तो 5 जगह या 10 जगह जो भी आपका मन करे वैसे बांट दीजिए, ठीक है। तो हमने इनको कितनी जगह बांट लिया, मान लीजिए हमने 5 जगह बांट लिया, ठीक है। अब 5 जगह बांट लिया, कोई गांव बड़ा होता है उसमें 10 मेंबर भी होते हैं, उससे ज्यादा मेंबर भी होते हैं। तो ये गांव के अकॉर्डिंग घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जो वार्ड मेंबर होंगे वो बढ़ते घटते रहेंगे क्योंकि जैसी जनसंख्या होगी वैसे ही उसमें गांव में वार्ड बना दिए जाएंगे। अब वार्ड बन गए, यहाँ पे 200 लोगों का एक वार्ड बन गया है, ठीक है। 200 लोगों का वार्ड बन गया है और ये अपने स्तर पर काम देख रहा है, ठीक है। अब 200 लोगों का एक व्यक्ति प्रतिनिधि करेगा, यानी कि 200 व्यक्तियों पर एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, ठीक है। और वो मतलब चुनाव तो कई सारे लोग लड़ते हैं, अब उनमें से कोई एक जीतेगा, है ना। जैसे वार्ड मेंबर का चुनाव होगा तो जैसे मैंने एक गांव को 5 भागों में बांट दिया, 200 लोगों पर एक वार्ड मेंबर होगा। ये जगह के हिसाब से नहीं होता है कभी भी चुनाव, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये जो चुनाव होते हैं ये किसके हिसाब से होते हैं, ये चुनाव हमेशा आपके जनसंख्या के हिसाब से होते हैं कि कितने उस गांव में लोग हैं। तो उस हिसाब से उसको वार्ड में डिवाइड कर देते हैं और हर वार्ड के लिए 2 या 3 लोग खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसमें से कोई एक जीतता है, ठीक है। अब देखो 5 मेंबर ये आ जाएंगे जीत कर, ठीक है। खड़े तो ज्यादा होते हैं लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही ना, तो 5 लोग ये हो जाएंगे। अब ये इन 5 लोगों को हम क्या बोलेंगे, वार्ड मेंबर या वार्ड पंच, ठीक है। क्या बोलेंगे, वार्ड मेंबर या वार्ड पंच, ठीक है। और हर गांव में अलग अलग होते हैं अपने हिसाब से, मतलब गांव छोटा होगा तो हो सकता है 4 ही मेंबर हो, गांव बड़ा होगा तो हो सकता है 10 मेंबर हो, 15 मेंबर हो, ठीक है। उसी तरह से जो सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच या गांव का प्रधान एक ही बात होती है, ठीक है। उसको हम सरपंच भी बोल देते हैं, उसको हम गांव का प्रधान भी बोल देते हैं। तो उसी हिसाब अब सरपंच का चुनाव होगा। अब ये 1000 लोग मिलकर किसको वोट देंगे, एक सरपंच चुनेंगे, ठीक है। अब ये 1000 लोग क्या चुनेंगे, एक सरपंच चुनेंगे। इनका मन जिस 2-3 लोग उस क्षेत्र के लिए खड़े होंगे, मतलब वो फॉर्म भर के आएंगे कि हमको चुनाव लड़ना है। अब उस चुनाव में 2-3 लोगों में से कोई एक लोग जीत के आएगा, वो कौन बन जाएगा, आपका प्रधान बन जाएगा या सरपंच बन जाएगा, ठीक है। प्रधान और सरपंच एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने सारी चीज इसलिए लिखी है डिटेल में
ताकि आप एग्जाम में देखिए कंफ्यूज ना हो कि हमें तो सरपंच पढ़ाया था, आ गया इसमें प्रधान, अब ये प्रधान क्या होता है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसलिए मैंने हर चीज को डिटेल में लिख दिया है, आप कहीं भी कैसे भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए जो चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए होते हैं। और ये जो ग्राम पंचायत पंचायती राज का जो वर्णन है, ठीक है, वो किसमें है? आपके संविधान की अनुसूची 11 के तहत है, और इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि हमने ग्राम सभा क्यों पढ़ा है, क्या उद्देश्य है ग्राम सभा पढ़ाने का? तो ग्राम सभा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जो ग्राम पंचायत को चुनते हैं लोग, 18 साल से ऊपर के लोग तो चुनेंगे, वोट डालने जाएंगे। 18 साल से ऊपर के लोग वोट डालने जाएंगे, तो जो लोग वोट डालने जाएंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं? ग्राम सभा के अंतर्गत। तो इसका मतलब यह है कि तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, वो किसको चुनते हैं? वो ग्राम पंचायत को चुनते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में कौन होता है? एक प्रधान या सरपंच होता है, और बाकी के वार्ड मेंबर होते हैं, उनको हम वार्ड पंच भी बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए इनके काम देख लीजिए कि काम क्या करते हैं। भाई चुनाव वुनाव हो रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, तो काम भी तो इनका कुछ होगा ना। तो अब हम जानेंगे कि ये काम क्या करते हैं। अब देखिए जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, उनकी मीटिंग होती है, यानी कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर के हैं, उनकी मीटिंग होगी। अब वो देखेंगे कि उनके गांव में किस, एक मिनट, हाँ, वो देखेंगे कि उनके गांव में किस किस चीज की समस्या है। जैसे मान लीजिए जो ये 100 लोगों का गांव है, उसमें किस किस चीज की समस्या है कि रोड ठीक नहीं है। जो मेन रोड है, जो मेन रोड मतलब जहां पर बस जाती है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जहां से बस मिलती है बाहर से, है ना, जहां से बस जाती है, जहां से ट्रेन जाती है, वहां तक, गांव से और वहां तक जाने के लिए रोड ठीक नहीं है, ताकि तांगा वगैरह, तांगे तो अब नहीं चलती हैं, ई रिक्शा वगैरह रोड तक जा सके। तो ये रोड बनवानी है। तो ये जितने भी लोग हैं, मैंने बताया कि 800 लोग इसमें ऐसे होंगे जो 18 साल से ऊपर के होंगे। तो ये 800 लोग बताएंगे कि भाई हमारे जो गांव है उसमें रोड ठीक नहीं है, रोड बनवाई जाए। ठीक है, या फिर स्कूल जो है वो 5वीं क्लास तक है, स्कूल को कितने 10वीं क्लास तक कर देना चाहिए, क्योंकि 5वीं के बाद कुछ बच्चे घर बैठ जाते हैं। मोस्टली लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, है ना, मोस्टली लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। क्यों नहीं पढ़ पाती हैं? कि 5वीं तक ये स्कूल है, आगे स्कूल नहीं है। तो माता पिता सोचते हैं कि अरे इतना का तो हमारा किराया लग जाएगा, बच्चे को पढ़ाने में जाएंगे, आएगा पूरा दिन बाहर रहेगा, मतलब कैसे आएगा कैसे जाएगा। तो इसलिए गांव के बच्चे ज्यादातर पहले इसलिए नहीं पढ़ पाते थे कि स्कूल 5वीं तक या 8वीं तक मोस्टली रहते थे। मेरे गांव में भी जो स्कूल था वो 8वीं तक ही था। इसीलिए मेरे मम्मी पापा शहर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, हम बहन भाइयों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 8वीं के बाद फिर जाना था शहर पढ़ने। तो मम्मी ने बोला कि लड़की अकेले कैसे जाएगी, अकेले आएगी अकेले जाएगी, और गांव जो था वो बहुत अंदर था रोड से। तो इसलिए मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरी मम्मी पापा ने गांव को छोड़ के हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए। ठीक है, पास में ही एक कस्बा टाइप का था, पूरी तरह से शहर भी नहीं है, मैं खुर्जा की रहने वाली हूँ। तो उसमें एक कस्बे में हम लोग वहां पर रहने लगे, तो वहां पर स्कूल की अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये सारी चर्चा होंगी कि स्कूल का निर्माण, मतलब स्कूल को और अच्छा बनाया जाए, बच्चों के लिए पार्क वगैरह बना दिए जाएं, जो सरकार की जमीन है उसमें अच्छे सा पार्क बना दिया जाए ताकि बच्चे खेल सके, या एक्सरसाइज की मशीन लगा दी जाए ताकि जो बच्चे हैं एक्सरसाइज कर सके, बड़े एक्सरसाइज कर सके। या फिर गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल खुलवा दो, अच्छा नहीं तो छोटा मोटा ही खुलवा दो, कम से कम रात बरात कोई बीमार पड़े तो ग्लूकोज वगैरह की सुविधा अपने गांव में ही हो, जाड़ा बुखार का इलाज अपने गांव में ही हो जाए। तो इस तरह की चर्चाएं कहाँ होंगी? ग्राम सभा में होंगी। ठीक है, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग मीटिंग करेंगे, साल में 2-3 मीटिंग होती हैं, तो सब लोग बैठ जाते हैं और मीटिंग करते हैं, और महिलाएं भी और पुरुष भी, दोनों जो 18 साल से ऊपर के हैं वो बैठ जाएंगे, और वो अपनी अपनी बताएंगे कि भाई ये चीज के लिए काम करवाओ, ये चीज के लिए आवाज उठाओ। अब इन्होंने जो डिसाइड किया है कि भाई हमारे जो गांव है ये चीज की कमी है, ये काम करवाना है। अब ये अपना प्रस्ताव किसको देंगे? ये ग्राम पंचायत वालों को देंगे। ग्राम पंचायत में कौन है? प्रधान है और पंच है। ठीक है, जो वार्ड से चुने गए हैं। अब ये बोलेंगे कि भाई ये वाला काम करवाओ, तो ग्राम पंचायत उस काम पर अपना सुझाव देगी कि भाई कैसे कैसे डिसाइड किया है तुमने, क्या क्या करवाना है। तो वो बताएंगे हमने ऐसे ऐसे ये काम करवाना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी गांव में रोड बननी है। ठीक है,
अब रोड बननी है, अब इन लोगों ने डिसाइड करा कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए रोड ठीक नहीं है, तो रोड बनवा दो ताकि बच्चे साइकिल से स्कूल जा सके। अब रोड बननी है तो इनको बताया जाएगा, ग्राम पंचायत वालों को, ग्राम पंचायत में कौन है, पंच है और प्रधान है, कि भाई हमारे यहाँ रोड बनवाओ। अब ये लोग जो ग्राम पंचायत वाले हैं ये रोड बनवाएंगे, रोड के लिए मांग करेंगे अपने ऊपर वाली पंचायत में, ठीक है। वो कौन सी होगी, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर वाले मांगेंगे जिला स्तर पर पैसा, और ये जो जिला स्तर वाले हैं ये कहाँ मांगते हैं, राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री से पैसा, कि भाई पैसा दो, नीचे रोड बननी है यहाँ पर, है ना। आगे समझ में कैसे आता है पैसा। अब इससे नीचे क्या होता है, राज्य होता है, राज्य से ये पैसा मांगेंगे, और कि ग्राम सभा वालों ने इस गांव इन गांवों की सूची आई है, इनमें रोड बननी है तो रोड के लिए पैसा चाहिए, तो वहां से पैसा आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि वार्ड मेंबर का क्या काम है, भाई वार्ड मेंबर को क्यों चुना गया, ये काम तो प्रधान भी कर सकता था। वार्ड मेंबर का ये काम है, मान लीजिए ऊपर से 10 लाख रुपए आए, ठीक है, 10 लाख रुपए आए, एक पूरे गांव की रोड बनवानी है। अब मान लो प्रधान कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी जाति विशेष का है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी अपनी जाति वालों के यहाँ पर रोड अच्छी बनवा देगा, दूसरों के यहाँ नहीं बनवाएगा, दूसरों के यहाँ नालियां नहीं बनवाएगा, या फिर जिस एरिया में वो रह रहा है वहां पे अच्छा करवा देगा, बाकी एरिया में नहीं करवाएगा। तो पंच का ये काम होता है कि अपने अपने एरिया में वो ठीक से काम करवाएं, ठीक है। जिन 200 लोगों ने उनको चुन के भेजा है उस एरिया में काम हो, यानी कि हर जगह काम होना चाहिए पूरे गांव में, ठीक है। तो ये जो 10 लाख रुपए आए हैं उससे जो रोड बननी है वो रोड बनेगी। अगर किसी वजह से किसी भी 200 के यहाँ रोड नहीं बनी तो वो वाला वार्ड मेंबर क्या करेगा, शिकायत करेगा, किससे करेगा, डीएम से करेगा, यहाँ पर जिले में शिकायत करेगा कि जी हमारे यहाँ तो रोड बनी नहीं और पूरे गांव में रोड बन गई और हमारे यहाँ छोड़ दिया इन्होंने। तो ये देखरेख कौन करेगा, ये वार्ड मेंबर करेगा। तो वार्ड मेंबर का भी काम होता है कि जो पैसा आ रहा है वो उनके इलाके में या एरिया में, उनके क्षेत्र में लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। इस चीज को कौन देखेगा, इस चीज को वार्ड मेंबर देखेंगे। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आपको ये ऐसा लगेगा कि मैं एनसीईआरटी में से ही पढ़ा रही हूँ, कुछ अलग नहीं पढ़ा रही हूँ। देखो पूरी एक कहानी टाइप का दे रखा है इसमें, मैं कहानी पढ़ूंगी तो मुझे टाइम लगेगा, तो आपको समझ में तो आ ही रही होंगी चीजें, तो मैं अपने हिसाब से ही आपको बता देती हूँ। देखो ये लिखा हुआ है ग्राम पंचायत के कार्य, ठीक है, मैं इनको अभी आपको पढ़ के बताती हूँ। ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियां, स्कूल, भवनों और पानी के स्रोतों, पानी के स्रोत का मतलब है कि जो गांव होते हैं उनमें हैंडपंप मिलता है, ठीक है। और आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है गांव में भी, तो गांव में भी जैसे शहर में टंकी से पानी आता है ना, उस तरह से ही टंकियों की फिटिंग हो रही है, हमारे गांव में भी हो रही है। हमारे गांव में अभी भी हमारा वहां पर घर है, तो वहां पर मैं अभी छुट्टियों में गई थी अपने घर खुर्जा, तो मैंने वहां पे, फिर हम लोग गाँव गए थे तो वहां पे हमने देखा थी टंकियों की लाइन बिछाई जा रही है। मैंने कहा ये यहाँ पे टंकियां क्यों बिछाई जा रही है पापा, तो उन्होंने बताया कि अब इन जो स्वच्छ पानी है जैसे दिल्ली में आता है और सारी शहरों में आता है, बड़े शहरों में, उसी तरह से यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि दिन पे दिन क्या हो रहा है, कुछ गांवों का जो वाटर लेवल है वो नीचे होता जा रहा है, ठीक है। तो हैंडपंप में पानी नहीं आता है, तो इमरजेंसी में वो अगर पानी की कमी होगी तो टंकियों से पानी आ जाएगा, ठीक है। भवन निर्माण आपने सुना होगा, टीवी में एक वो आता है ऐड के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने आवास बांटे गए, इतने घर बांटे गए। कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो घर नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे पिछली योजना में क्या आया था कि सबके घर घर टॉयलेट बनने के लिए पैसे आए थे, तो उसमें कुछ पैसे सरकार दे रही थी टॉयलेट बनाने के लिए और कुछ पैसे आपको डालने थे और आपके घर में टॉयलेट बन जाएगा, ताकि जो घर की बेटियां हैं, बहन है, कोई भी है, वो सुबह को ना जाए शौच करने बाहर, ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो, ठीक है। बाहर शौच करने का ये और भी घातक परिणाम है कि जो घर की बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता था कई बार, कि अकेले जा रही हैं शौच करने या कुछ भी, उनके साथ गड़बड़ हो जाती थी। तो इस हिसाब से भी सही है, वातावरण तो शुद्ध रहता ही है भाई, जगह जगह आप गंदगी देखोगे तो आपको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो इस तरह से योजनाएं आती हैं, ठीक है। अब और क्या होता है, जो ग्राम पंचायत के और क्या काम होते हैं कि लोगों को रोजगार दिलाना। आपने मनरेगा के बारे में सुना होगा, मनरेगा के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो आप आगे वाली एनसीईआरटी में पढ़ेंगे
कि जो गांव में क्या होता है, गांव में एक दिहाड़ी के मजदूर जो होते हैं ना, मतलब मजदूरी के लिए जो बाहर जाते हैं, उनको क्या है, उनको सरकार काम देती है कि ये जो रोड वगैरह बन रही हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हाल फिलहाल में ही संसद बनी है ना, इसी साल उद्घाटन हुआ था ना, सॉरी 2023 में उद्घाटन हुआ था संसद का। तो उसके लिए जो मजदूर आएंगे वो कहां से आएंगे, वो सरकार खुद उनको लोगों को रोजगार देने के लिए निश्चित करती है कि हम आपको साल में इतने दिन रोजगार देंगे, अगर हमने इतने दिन रोजगार नहीं दिया तो आपको हम मतलब काम नहीं दिया इतने दिन तो हम आपको वैसे भी पैसे देंगे, मतलब इतने दिन के हमें आपको पैसे देने हैं, चाहे आपसे हम काम ले ना ले। लेकिन ज्यादातर जो टाइम होता है उसमें जो सरकार होती है काम ले लेती है, ठीक है, फ्री में कोई किसी को पैसे नहीं देता है। तो ये सारे काम कौन के होते हैं, ग्राम पंचायत के होते हैं, ठीक है। अभी इसमें ही ग्राम सभा की चर्चा में इस आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि उसकी लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन कौन व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं उनको जो राशन होता है वो बिल्कुल फ्री में मिलता है, जो गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं उनको राशन कुछ पैसों में मिलता है, 1-2 रुपए किलो इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जैसे आवास योजना आई है तो उनको फ्री में मिलेगा, क्योंकि उनके पास उतने पैसे है ही नहीं, तो कहां से देंगे, ताकि देश में गरीबी को मिटाया जा सके। ये सारी योजना इसलिए ही आती है ताकि देश में से गरीबी को मिटाया जा सके। तो इस तरह की सूची बनाई जा रही है। तो इस पे चर्चा क्या, कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपने इन इन व्यक्तियों का नाम इस सूची में गलत डाला है, ये तो मतलब इनकी हालत तो अच्छी है, ये तो इनको रोजगार भी है, ये रोज काम पे भी जाते हैं, इनके घर फ्रिज कूलर भी है और पक्का बना हुआ है, तो ये गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ गए। जबकि एक दूसरा व्यक्ति है, उसके घर में बहुत दिक्कत है, उसको क्यों नहीं रखा है इस सूची में, भाई उसको भी रखना चाहिए। इस तरह की चर्चा चल रही है। तो उन्होंने फिर इससे जवाब मांगा है, यहाँ पर जवाब मांगा है ग्राम पंचायत वालों से कि भाई इसको सूची में क्यों नहीं रखा है आपने, जो बहुत गरीब है, मतलब अमीर वाले को रख रखा है, गरीब वाले को क्यों नहीं रख रखा है इस सूची में, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग कई बार उनके घर गए, गेट खटखटाया, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला था, इसलिए हम उनका नाम इस सूची में नहीं है। तो फिर बाद में आता है, बाद में इसमें कहानी में दे रखा है कि अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से सर्वे करेंगे और जो गरीब व्यक्ति है उसको दोबारा से इस सूची में डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चर्चा हो रही है। एक दूसरी चर्चा हुई है ग्राम सभा में, उस चर्चा में बोला गया है कि जो महिलाएं हैं वो गांव के बाहर पानी लेने जाती हैं, क्योंकि जो गांव है उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो अब वो जो पानी लेने जाती हैं उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा कर दी जाए ताकि उन्हें गांव से बाहर मटके में पानी भर के लाना ना पड़े, ठीक है, ये बात कही गई है इसमें। तो उसमें ये तरह तरह के सुझाव दिए गए। कई लोगों ने कहा है कि एक टंकी रख ली जाए और पास की नदी से पानी में उस टंकी में पानी भर लिया जाए और फिर वहां से महिलाएं पानी भर लेंगी तो उनका टाइम भी बचेगा, ठीक है। एक दूसरे व्यक्ति ने बताया है, किसी और व्यक्ति ने बताया है, सभा में ही बातें चल रही हैं कि कौन कौन से सुझाव हैं जिनकी वजह से पानी की समस्या से निपटा जा सके। तो एक दूसरे व्यक्ति ने बताया कि महाराष्ट्र में वो गया था अपने भाई के यहाँ, वहां पर बांध बना के उन्होंने कुछ इस तरह से पानी की सुविधा कर रखी थी, है वाटर शेल्टर बना रखे थे, जिससे आराम से पानी मिल जाता है। और उसमें क्या होता है, जो सरकार होती है वो भी कुछ मदद दे देती है, मतलब उस तरह की चीजों के लिए, तो गांव वालों के लिए अच्छा काम हो जाएगा। तो इस तरह की चर्चा इसमें कहानी के रूप में दी गई है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो सरकार, मतलब उसका सुझाव सब लोगों को अच्छा लगा कि कुछ मदद सरकार कर देगी और कुछ काम हम कर लेंगे। तो उससे क्या है, महिलाएं जो पानी के लिए बाहर जाती हैं, 2-3 घंटे खराब करती हैं, वो टाइम उनका बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो योजना है उसके बारे में और ज्यादा उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने की बात कही है। किसने कही है, ग्राम पंचायत वालों ने। यानी कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या करती है, आपस में मिलजुल के कार्य करती है। ग्राम सभा बताती है कि ये समस्या है, इन पे काम कीजिए। काम कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगी। जब पैसा आता है सरकार से, जैसे नालियों के लिए पैसा आया, नाली जो बनती है ना, रोड के साइड में नालियां होती हैं जो जिसमें आपका घर का पानी जाता है, ठीक है। शहरों में तो ज्यादातर सीवरों में जाता है, तो नालियां लोग कम ही जानते हैं शहरों में। पर गांव में क्या होता है, रोड मतलब रोड भी नहीं, उसको खंजा बोलते हैं। आप लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे जो शहर के होंगे। खरंजा होता है, उसके साइड में नालियां होती है, तो घर का जो पानी होता है वो नालियों में जाता है, और जो नालियां होती हैं वो गांव के बाहर एक नाला होता है उसमें जाता है उसका पानी, ठीक है। तो नालियों के लिए पैसा आया है, मान लीजिए ग्राम पंचायत को, कि मान लीजिए दोबारा से 10 लाख रुपए आएंगे, 10 लाख रुपए आए नाली बनाने के लिए। अब बताइए गांव में कहां कहां नाली बननी चाहिए, क्योंकि कुछ नालियां, कुछ मोहल्लों में नालियां पहले से बनी हुई हैं,
भाई दोबारा उनको तोड़ के बनाने में तो कोई ज्ञान नहीं है, जब बनी हुई पहले से ही है तो उनको एज इट इज वैसे ही रहने दीजिए, और जिन मोहल्लों में नालियां नहीं बनी हुई है उनमें बनवा लीजिए। तो इस तरह की चर्चा मिलकर ये दोनों लोग दोनों बैठ के करते हैं, ग्राम सभा भी, ग्राम पंचायत के लोग भी और ग्राम सभा के लोग भी, कि इन इन इलाकों की नालियां बनवा दीजिए, इन इन इलाकों की नालियां रहने दीजिए। अब देखिए ये काम हो रहा है, आपस में ये लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, सभी लोग एक ही गांव के हैं, ग्राम पंचायत वाले भी उसी गांव के हैं, ग्राम सभा वाले भी उसी गांव के हैं। अब जो सरकार से पैसा आ रहा है उसको कितना लगाया जा रहा है, या फिर ये आपस में मिल बांट के ही खा ले रहे हैं। मान लीजिए 10 लाख आया, इन्होंने 5 लाख खा लिए, 5 लाख की 2-4 नालियां बना दी, बात खत्म। तो घाटा तो किसका हो गया? सरकार का हो गया भाई। पैसे आए 10 लाख, तुमने लगाए 5 लाख, तो इस बात को कौन देखेगा? इस बात को देखने के लिए एक व्यक्ति अपॉइंट किया हुआ है सरकार ने, उसको बोलते हैं हम सचिव। क्या बोलते हैं हम? सचिव। सचिव क्या काम करता है? सचिव का काम होता है कि गांव में किन किन, ग्राम सभा में जब मीटिंग हो रही है तो किन किन मुद्दों के लिए वो लोग पैसे मांग रहे हैं, उनके गांव में कौन कौन सी चीजों की कमी है, किस किस चीज के ऊपर विकास करना है, ये सब कौन नोट डाउन करता है? सचिव। हर मीटिंग में सचिव भी आता है, चाहे मीटिंग ग्राम सभा वाले करें उसमें भी सचिव आता है, चाहे मीटिंग ग्राम पंचायत वाले करें उसमें भी सचिव आता है। ठीक है, तो सचिव नोट करता है कि ये समस्या है गांव की, इन इनके लिए पैसे आना है। ठीक है, फिर वो इनसे हिसाब मांगेगा कि सरकार से 10 लाख रुपए आए, सरपंच जी या प्रधान जी आपने कहां कहां खर्च करे, किन किन लोगों को आपने क्या क्या किया है, वो आप ब्यौरा दीजिए। तो प्रधान जी उनको बताएंगे कि देखो यहाँ पर नाली बनाई है, यहाँ पे हमने खंजा बनाया है, थोड़े से पैसे हमने जो गांव की बोरिंग है जिनसे सिंचाई होती है उनके लिए खर्च कर दिया है। तो वो सारा ब्यौरा वो किसको देंगे? सचिव को देंगे, और सचिव आगे आगे खंड ब्लॉक स्तर पर देगा। ठीक है, और ब्लॉक स्तर वाले किसको देंगे? जिला स्तर पर देंगे कि भाई ये काम हुआ है इस गांव में, और ये किसको देंगे? आगे मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचेगी कि भाई इस गांव में ये सुविधा हमने कराई है, ये जो योजना थी ये हमने लागू कराई है, इस तरह से हुआ है। और इसकी चर्चा कहाँ होती है? अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, 8th क्लास में पढ़ोगे, ये इसकी चर्चा कहाँ होती है? आपकी राज्य सरकार करती है, मुख्य जो विधान सभा होती है, इसकी चर्चा विधानसभा में होती है कि कितना पैसा गांव के विकास के लिए दिया गया। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में? अब देखिए प्रधान जी ने सारे पैसे लगा दिए, ठीक है, सारा काम हो गया, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि पैसा आया कहां से प्रधान के पास। अब वो बताऊंगी मैं इसमें आपको। देखिए, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर की राशि, यानी कि जो हाउस टैक्स जाता है, वैसे गांव में नहीं जाता है पर इसमें लिखा है, कुछ गांव में जाता होगा, शायद मेरे गांव में नहीं जाता था या मुझे ठीक से पता नहीं होगा। तो जो घरों पर टैक्स जाता है या पानी का टैक्स जाता है, वो जो पैसा होता है वो किसके खाते में आता है? वो ग्राम पंचायत के खाते में आता है। हर गांव का एक ग्राम पंचायत का अकाउंट बना होगा, उसमें जाएगा। वो किसकी देखरेख में रहेगा? सरपंच यानी कि प्रधान की देखरेख में रहेगा। ठीक है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाएं जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आता है। कुछ जो योजना है जो कौन पास कर रहा है? जो मुख्यमंत्री पास कर रहा है। मुख्यमंत्री किसको भेज रहा है? वो भेज रहा है जिलों को पैसा, कि भाई ये मान लीजिए पूरे प्रदेश में क्या है? टॉयलेट बनाने हैं। ठीक है, क्या बनाने हैं? टॉयलेट बनाने हैं, कि जो महिला बाहर जा रही है शौच करने, वो नहीं जानी चाहिए, वो एक गलत चीज है। तो टॉयलेट के लिए पैसा आया है, तो जो मुख्यमंत्री है वो किसको भेजेगा? वो जिला पंचायतों को, पंचायत के अध्यक्षों को भेजेगा। ठीक है, जिला स्तर पे भेजेगा, जिला स्तर वाले ब्लॉक स्तर पे भेजेंगे, उसके बाद ब्लॉक स्तर से बहुत सारी पंचायतों को बांट दिया जाएगा, अलग अलग गांव में बांट दिया जाएगा, और गांव के लोग ग्राम सभा के कहने से उस पैसे का खर्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो ग्राम पंचायतों को दान भी कर देते हैं। जैसे कोई गांव के लोग हैं, ज्यादा रईस हैं, तो वो 1-2 लाख रुपए, चलो 1-2 लाख रुपए हम दान में दे रहे हैं, यहाँ पे नाली बनवा देना या कुएं बनवा देना, मतलब लोगों की भलाई के लिए। बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं हमारे देश में और करते हैं ऐसा। ठीक है, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं। जैसे मंदिर का निर्माण होता है तो बहुत सारे लोग चंदा डालते हैं, तो वो चंदा किसको देंगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ग्राम पंचायत में जमा कर देते हैं, कि वो ग्राम पंचायत अपने हिसाब से उस दान के पैसे से मंदिर वगैरह या मस्जिद जो भी उस गांव में बनना है
वो बनवा सकती है, या स्कूल के लिए और हॉस्पिटल के लिए बहुत लोग दान देते हैं, बहुत ज्यादा लोग दान देते हैं। ठीक है, कई बार चंदा इकट्ठा किया जाता है कि भाई हाँ हॉस्पिटल बनवा रहे हैं हम, इसके लिए आप चंदा दो, तो बहुत लोग देते हैं, क्योंकि सबको पता है हॉस्पिटल और स्कूल बहुत जरूरी है हर गांव में, हर शहर में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ग्राम पंचायत का पूरा मैटर। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं आपको एक वीडियो भेजकर दे दूंगी। ठीक है, जो भी आपको पूछना हो आप बता देना। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी मेरी आईडी है, ठीक है, इसी नाम से है, एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता के नाम से। आप वहां पर भी मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं पर्सनली। ठीक है, अब देखते हैं हम, पहला हमने स्तर देख लिया ग्राम पंचायत का, ग्राम स्तर। ठीक है, दूसरा स्तर कौन सा है? ब्लॉक स्तर। ठीक है, ब्लॉक स्तर में क्या होता है? देखो, जो ब्लॉक स्तर की पंचायत होती है उसको हम कई नामों से जानते हैं। कौन कौन से नामों से जानते हैं? ब्लॉक पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, विकास खंड, और उसको जनपद पंचायत भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक भी नाम आपको छोड़ना नहीं है, ये सारे नाम याद करने हैं, क्योंकि किसी एग्जाम में किसी नाम से पूछ लिया जाता है, किसी एग्जाम में किसी नाम से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से नाम है? ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, विकास खंड और जनपद पंचायत। ठीक है, और जो ब्लॉक स्तर की पंचायत होती है इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया हर गांव में ग्राम पंचायत होती है, एक एक प्रधान होता है, उसी तरह से गांव जनसंख्या के हिसाब से ही किसका चुनाव कौन बनाया जाता है? बीडीसी बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन बनाए जाते हैं? बीडीसी बनाए जाते हैं। और एक खंड प्रखंड सॉरी एक ब्लॉक में या विकास खंड में एक ही बात है। ठीक है, कितने गांव होते हैं? 30 से 40 गांव होते हैं। तो ये भी क्या होता है? जनसंख्या के हिसाब से बनाए जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने ये रखा होगा कि 10,000 की आबादी पर एक ब्लॉक बनाया जाएगा, ठीक है, या 20,000 की आबादी पे एक ब्लॉक बनाया जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो उसके जनसंख्या के हिसाब से वो डिवाइड कर देते हैं। तो कौन होते हैं? बीडीसी होते हैं। ठीक है, अब बीडीसी के चुनाव होते हैं। देखो, इसको बीडीसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्या बोलते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य बोलते हैं। और ये बीडीसी भी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका एक अध्यक्ष होता है, क्षेत्र पंचायत समिति अध्यक्ष, या इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। ठीक है, जो पूरे ब्लॉक का काम देखेगा। एक ब्लॉक में कितने गांव आएंगे? 30 से 40 गांव आएंगे। ठीक है, 30 से 40 गांव आएंगे, और इन 30 से 40 गांव का काम कौन देखेगा? ब्लॉक प्रमुख देखेगा, या इसको हम बोलते हैं क्षेत्र पंचायत समिति अध्यक्ष। ठीक है, एक ही बात है दोनों का मतलब, क्षेत्र पंचायत समिति अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। और इसमें 30 से 40 गांव आते हैं, और इन 30 से 40 गांवों को हम 7 या 8 या 10 12 मतलब जितने भी जनसंख्या के हिसाब से होते हैं उतने में बांट देते हैं। ठीक है, तो उतने मतलब ज्यादातर हम देखने को मिलता है कि 2 गांव का एक बीडीसी होता है, या 1.5 गांव का एक बीडीसी होता है। ठीक है, 2 गांव का या 1.5 गांव का एक बीडीसी होता है। और उस बीडीसी का चुनाव भी कब होता है? जब ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तभी इसका बीडीसी का चुनाव होता है। ये जो 30-40 सदस्य चुनकर आते हैं, ये जो 10-15 सदस्य चुन के आते हैं, इन 30-40 गांवों से, जो 30-40 गांवों से सदस्य चुन के आएंगे, वो किसको वोट डालेंगे? वो ब्लॉक प्रमुख को वोट डालेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक का एक प्रमुख बन जाएगा, और वो इन 30-40 गांवों में किस तरह से काम हो रहा है उस सबको देखेगा। और ये ब्लॉक प्रमुख ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बीडीसी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच कौन करता है? इसकी जांच करता है बीडीओ। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? बीडीओ बोलते हैं, या इसको बोलते हैं प्रखंड विकास पद अधिकारी। ठीक है, जो काम यहाँ सचिव कर रहा था वही काम ब्लॉक में कौन करता है? प्रखंड विकास पद अधिकारी। क्या बोलते हैं इसको? बीडीसी बोलते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं ये भी किसके? 21 साल की उम्र से अधिक के जो लोग हैं वो चुनाव के लिए खड़े होंगे, बीडीसी के लिए खड़े होंगे। और ऐसे ही जो ब्लॉक प्रमुख है वो भी 21 साल से ऊपर का होगा, वो चुनाव के लिए खड़ा होगा। तो जब ये सदस्य जीत जाएंगे तो ये किसको वोट डालेंगे? ये ब्लॉक प्रमुख को वोट डालेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे जो ऊपर की जो पंचायत होती है वो कौन सी होती है? जिला स्तर की पंचायत होती है। ठीक है, कौन से स्तर की होती है? जिला स्तर की पंचायत होती है। इसमें आपके
30-40 गांव से भी अधिक गांव आते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 100 गांव के लगभग आप मान लो, एक जिले में 100 गांव के लगभग होते होंगे जिले में, क्योंकि बहुत 3-4 ब्लॉक मिलकर एक जिला बनता है। ठीक है, कई सारे ब्लॉक बनकर क्या बनता है, एक जिला बनता है। एक जिले में जनसंख्या के हिसाब से, अगर जनसंख्या ज्यादा है जिले में तो 5-6 ब्लॉक होंगे, जनसंख्या कम है तो 3-4 ब्लॉक होंगे। ठीक है, तो 3-4 ब्लॉक या 5-6 ब्लॉक बना के ऊपर कौन होता है, जिला स्तर की पंचायत होती है। अब जिला स्तर की पंचायत को हम कई नामों से जानते हैं, जिला पंचायत, जिला परिषद, मंडल परिषद। ये क्या होता है, ये सब पंचायत के ही वो हैं, नाम है अलग अलग। कई बुक में इसको जिला पंचायत बोला गया है, कई बुक में इसको जिला परिषद बोला गया है या मंडल परिषद बोला गया है, और आपकी ही बुक में एनसीईआरटी में इसको जिला पंचायत या जिला परिषद बोला गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, ब्लॉक पे किस किस नाम से जाना जाता है और जिले में किस किस नाम से जाना जाता है, ये आपको ठीक से अच्छे से रट लेना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए जिले स्तर पे भी इस तरह से ही होती है। क्या होता है इसमें 10 से 25 निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, यानी कि कई सारे गांवों का मिला के एक क्षेत्र बनाया जाता है, उस पर एक सदस्य खड़ा होता है। ठीक है, जिला पंचायत में, और वो सदस्य मिलकर किसको चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। और वो ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, उसकी देखरेख कौन करता है, सीईओ पद होता है, और इसकी देखरेख करता है आईएएस अधिकारी, या इसको डीएम भी बोलते हैं, अधिकारी होता है। ठीक है, अभी देखो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ, 2 मिनट के समय में ही आपको पूरा रिवीजन करा देती हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। देखो किस तरह से काम होता है। मान लीजिए एक राज्य है, ठीक है, आप जिस भी राज्य में रह रहे हो वो राज्य है। ठीक है, उस राज्य को बहुत सारे जिलों में बांट दिया जाता है प्रशासन के लिए, और वो जो स्थानीय प्रशासन के लिए उस राज्य को, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, उस राज्य को बहुत सारे जिलों में बांट दिया जाता है, और उन जिलों पर क्या होता है, डीएम उनका मालिक होता है। जिले का जो प्रशासन देखता है वो डीएम देखता है, और डीएम की देखरेख में ये पंचायत चलती है, जिला पंचायत बोलते हैं, या इसको जिला परिषद या विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है, अब इसके चुनाव होते हैं, इसमें 5-6 गांवों का एक सदस्य होता है ना। इसमें 10 से 25 क्या होते हैं, निर्वाचित क्षेत्र, यानी कि निर्वाचित क्षेत्र का मतलब है जिस क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, हम निर्वाचित क्षेत्र बोलेंगे। जिस क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है उस क्षेत्र को हम निर्वाचित क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, जैसे इस गांव में चुनाव हुआ था ना, जिसमें 100 लोग, सॉरी 1000 लोग थे, तो इन 1000 लोगों, ये 1000 लोग जिस एरिया में रह रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, निर्वाचित क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, ये 1000 लोग जितने एरिया में रह रहे हैं उसको बोलेंगे हम निर्वाचित क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें होता है जिला पंचायत में। तो 20 से 25 सदस्य चुने जाएंगे, 2-3 गांव का एक सदस्य होगा, चुना जाएगा, उसकी वोट डालेंगे, और वो जो चुने जाएंगे, ये 10 लोग हैं या 25 लोग हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, जनसंख्या के आधार पर होते हैं। तो ये जो लोग चुने जाएंगे, ये किसको चुनेंगे, ये जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे, मतलब ये वोट डालेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए 10 लोग हैं तो उसमें 6 लोग जिस भी व्यक्ति को कह देंगे कि इसको अध्यक्ष बना दो, वो व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सबका काम कौन देखता है, डीएम देखता है, आईएएस अधिकारी होता है, ये जिले का अधिकारी होता है। ठीक है, जिले का पूरा प्रशासन कौन देखता है, आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, अब देखिए जिले से नीचे स्तर का कौन हो जाएगा, प्रखंड विकास क्षेत्र, या हम इसको बोल सकते हैं ब्लॉक पंचायत, या इसको हम बोल सकते हैं पंचायत समिति। ज्यादातर जो आपको देखने को मिलता है वो पंचायत समिति मिलता है या ब्लॉक पंचायत मिलता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में विकास खंड दिया हुआ है और जनपद दिया हुआ है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है विकास खंड या जनपद पंचायत। ठीक है, तो ये मतलब एक ही है, इन सब का मतलब ये होता है, और ये 1 या 2 गांव का एक सदस्य होता है। ठीक है, उसके लिए चुनाव कौन लड़ते हैं, बीडीसी होते हैं, और ये जो बीडीसी चुन के आते हैं ये अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। मान लीजिए 15 बीडीसी आए हैं एक ब्लॉक में, 15 या 20 बीडीसी आए हैं एक ब्लॉक में, तो वो 15-20 लोग एक व्यक्ति को चुनेंगे जो उनका अध्यक्ष होगा, जिसकी
जिसके देखरेख में सारा काम होगा। ठीक है, और ये बीडीसी और अध्यक्ष ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनकी देखरेख कौन करेगा? सरकार की तरफ से बीडीओ करेगा। देखो ये जो सचिव लिखा है मैंने, बीडीओ लिखा है, या आईएएस अधिकारी डीएम लिखा है, ये जो सब होते हैं ये सरकारी पद के होते हैं। मतलब एक बार अपॉइंट हो गए तो पूरे 60 साल तक अपनी नौकरी करेंगे। ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं 5 साल में। बाकी जितने भी सीटों पर चुनाव हो रहा है ये 5 साल के लिए चुने जा रहे हैं, और चुनाव के लिए जो लोग खड़े होंगे वो 21 साल के होंगे कम से कम। ठीक है, जो वोट डालेंगे वो 18 साल के होंगे कम से कम। ठीक है, लेकिन ये जो 3 अधिकारी मैंने आपको बताए हैं इनको कौन चुनता है? सरकार चुनती है। इसके लिए एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब का, और वहां से ये लोग चुन के भेजे जाते हैं। तो ये अपने काम को देखते हैं और इनके ट्रांसफर भी होते रहते हैं प्रशासन के हिसाब से। ठीक है, अब ये ब्लॉक स्तर के नीचे कौन सा आएगा? ग्राम स्तर आएगा। ठीक है, ग्राम स्तर पे कौन सी होती है? पंचायत। अब आप कहोगे कि इन सबके चुनाव कब होते हैं, हमें पता ही नहीं है, ये तो आपने बताया ही नहीं इन सबके चुनाव कब होते हैं। तो मैं बताती हूँ इन सबके चुनाव कब होते हैं। जब आपका प्रधानी का चुनाव होता है ना, तो आपको 4 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। ठीक है, 4 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। 4 बैलेट पेपर कौन कौन से होते हैं? पहले में आपको चुनना होगा कि आप किसको अपने गांव का प्रधान मानना चाहते हैं, प्रधान चुनना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे में आपको चुनना होगा किसको आप अपने वार्ड का मेंबर चुनना चाहते हैं, यानी कि 200 वाला हिसाब। ठीक है, किसको आप अपने वार्ड का मेंबर चुनना चाहते हैं। तीसरा बैलेट पेपर होगा किसको आप अपना बीडीसी बनाना चाहते हैं अपने क्षेत्र का। चौथा बैलेट पेपर होगा, यानी कि चौथा होगा आप किसको अपने जिला पंचायत का सदस्य बनाना चाहते हैं। तो 4 बैलेट पेपर होंगे। पहले बैलेट पेपर पे होते थे, ऐसे करके मोहर लगती थी पेपरों पर, लेकिन आजकल क्या है, आजकल एक मशीन आ गई है, ईवीएम मशीन बोलते हैं, उसमें आपको बटन दबा के आना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें अब इस क्षेत्र में किसको चुनना है, प्रधान हमें किसको चुनना है, वार्ड मेंबर किसको चुनना है ना, फिर हमें बीडीसी किसको चुनना है, और ये जो जिला पंचायत वाला है ये हमें किसको चुनना है। तो आप चुन के आ जाएंगे, वोट के नतीजे आ जाएंगे, ये सब अपने अपने पदों पर बैठ जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा। 5 साल तक यही लोग रहेंगे, 5 साल के बाद फिर चेंज हो जाएंगे। चेंज कौन नहीं होगा? ना तो सचिव चेंज होगा 5 साल के बाद, क्योंकि सचिव कैसा है? सरकारी अधिकारी है। ना बीडीओ चेंज होगा, और ना ही आपका डीएम चेंज होगा। ठीक है, आई होप आपको ठीक सब समझ में आ गया होगा। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, हो जाती है देर। देखो एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो आपकी बुक के पीछे दे रखा है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। ये तो आप आसानी से बता दोगे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, बता दोगे ना आराम से। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। ग्राम पंचायत में कौन लोग होते हैं? जिन्हें ये लोग चुनते हैं, वार्ड मेंबर या प्रधान। ठीक है, एक दूसरी चीज पूछी गई है कि पंचायत में और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पंचायत में और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। तो देखो पंचायत का मतलब हो गया ये पूरा बोर्ड। ठीक है, पंचायत के कितने स्तर होते हैं? 3। कौन कौन से? गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। लेकिन जो आपका ग्राम पंचायत है वो एक स्तर है, वो पहला स्तर है। उस पहले स्तर का क्या नाम है? ग्राम पंचायत। जो गांव में होता है, जो गांव की पंचायत होती है उसको हम ग्राम पंचायत बोलेंगे। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत के बारे में बात चल रही है तो इसके बारे में बात चल रही है, एक गांव के प्रधान और उसके मेंबरों के बारे में बात चल रही है। ठीक है, अगर आपसे केवल और केवल पंचायत के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि पंचायत का मतलब ये हो जाएगा, राज को आप भूल जाओ, अगर पंचायत के बारे में पूछा जा रहा है तो इस पूरे बोर्ड के बारे में पूछा जा रहा है जो भी मैंने बताया है। तो फिर आप बताएंगे कि पंचायत के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। ठीक है, और एक सूचना और रह गई है, मैं आपको उसे बता देती हूँ 1 मिनट में। 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ देखिए, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, संशोधन करा गया है और इसको क्या है, संवैधानिक वो बना दिया गया है। क्योंकि ये जो पंचायती राज था जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब नहीं चलता था, ये बाद में व्यवस्था आई है, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत में चलती थी। अभी आप 7th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ोगे हिस्ट्री में कि पहले क्या था, राजा महाराजाओं के काल में क्या चलता था, इस तरह की पंचायत की व्यवस्था चलती थी। इस तरह की व्यवस्था कब चलती थी? प्राचीन भारत में, राजा महाराजाओं के काल में। ठीक है, तो जब हमारा देश आजाद हो गया, बाद में इस चीज को दोबारा लेके आए कि भाई इस तरह से पंचायत चलाओ, तो इससे प्रशासन अच्छे से चलता है।
ठीक है, तो ये पंचायत का जो आया है, ये कब आया है संशोधन, ये है 73वां संशोधन। ध्यान रखना कौन सा, 73वां संशोधन 1992 में आया था, 1992 में आया था, और इसको उसके तहत क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, और अनुसूची कौन से में है, अनुसूची 11 में है। ठीक है, और इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अब देखो 29 विषय का क्या मतलब है कि जो ग्राम पंचायत है किन किन सब्जेक्टों पर काम करेगी। जैसे मैंने नाली बताई, मैंने सड़क बताई, स्कूल बताया, ठीक है, स्कूल की देखरेख, उसकी बिल्डिंग में सुधार करवाना, या फिर टीचर नहीं है तो टीचरों की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की, ये सब के लिए पैसा किसके पास आएगा, ग्राम पंचायत के पास आएगा। या फिर टैक्स इकट्ठा करना है, जो हाउस टैक्स है या पानी का टैक्स है, वो सब इकट्ठा करना, वो काम कौन करेगा, वो ग्राम पंचायत करेगी। ठीक है, बाजार लगवाना, कुछ गांव कैसे होते हैं, काफी बड़े होते हैं, तो उनमें क्या होती है, उनमें मार्केट भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सब्जी मंडी मिलेगी और कपड़े की मार्केट भी मिलेगी। एक कलौरा गांव है, यूपी, मतलब जिधर साइड की मैं हूँ, खुर्जा के आसपास एक कलौरा गांव है, उसमें पूरे की पूरी मार्केट मिलती है। गांव में हाट लगता है, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, साप्ताहिक मतलब संडे को बाजार लगेगा, या मतलब 7 दिनों में कोई सा भी एक बाजार लगेगा। तो ये इन सब का जो टैक्स है कौन वसूलता है, वो ग्राम पंचायत वसूलती है, वो आपके प्रधान जी वसूलेंगे। ठीक है, उनकी देखरेख में काम होगा। तो इसी तरह से कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, मतलब 29 ऐसे चीजें हैं जो किसकी देखरेख में काम होता है, जो प्रधान जी की देखरेख में काम होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर कुछ भी मेरे से पढ़ाने में छूट गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना, जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। देखिए आप लोग बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो, मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी चीजें निकाल निकाल के लेके आती हूँ, इतना सब एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, मैंने खोल खोल के पढ़ाया है। ठीक है, और आपको अगर कम कम समझ में आया हो, अगर आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपको चीजें कम क्लियर हुई हो, तो एक बार आप अपने चैप्टर को रीड कर लेना, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मोस्टली जो प्रॉब्लम आएगी समझने में छोटे बच्चों को आएगी, जो 6th क्लास के बच्चे हैं, उनको अगर ये चीजें ना समझ में आ रही हो, तो आप एक बार अपने बुक के चैप्टर को भी पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को, कमेंट करिए उस वीडियो में, और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए,